Hello friend, this is the fluid mechanics revision लेक्चर नंबर फर्स्ट। सो देखिए यहाँ पर हम लोग लेक्चर नंबर फर्स्ट में हम लोग सबसे पहले फ्लूइड की डेफिनेशन की बात करेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फ्लूइड क्या होता है, अगर आपने डेफिनेशन पढ़ी हो तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लूइड। फ्लूइड के अंदर यहाँ पर एयर भी आता है और लिक्विड भी आता है। ओके, एयर भी आता है और लिक्विड भी आता है, मतलब गैसेस भी आते हैं और लिक्विड भी आता है। गैसेस और लिक्विड दोनों को ही हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर फ्लूइड बोलते हैं। ओके, अगर हम फ्लूइड की डेफिनेशन पर जाएं तो फ्लूइड की डेफिनेशन क्या होती है? फ्लूइड की डेफिनेशन होती है ए सब्सटेंस विच हैज़ ability to flow under shear stress कि अगर हम shear stress लगाएं तो फ्लूइड में क्या डेवलप होता है? फ्लो डेवलप होता है। सब्सटेंस मतलब कोई भी मास। ओके, मास या मैटर को हम लोग सब्सटेंस कहते हैं। मास या मैटर वो होता है जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो कोई भी सब्सटेंस अगर उसके अंदर फ्लो होता है तो उसको हम फ्लूइड कहते हैं इफ़ यू अप्लाई अ shear स्ट्रेस। अब हम यहाँ ये समझेंगे कि फ्लो क्या होता है। ओके, तो टू अंडरस्टैंड दिस कि व्हाट इज़ द फ्लो, हम लोग यहाँ पर दो चीज़ लेते हैं, एक सॉलिड लेते हैं और एक फ्लूइड का एक एलिमेंट लेते हैं। ओके, तो अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक सॉलिड का एलिमेंट लिया, इट इज़ अ सॉलिड, और यहाँ पर मैं एक फ्लूइड का एलिमेंट लेता हूँ, दिस इज़ द फ्लूइड एलिमेंट। तो सॉलिड में क्या होगा, अगर मैं यहाँ पर सरफेस पर shear स्ट्रेस लगाऊंगा तो सॉलिड में क्या होगा? डिफॉर्मेशन होगा। एंड आफ्टर सर्टेन डिफॉर्मेशन, ये डिफॉर्मेशन होना सॉलिड के अंदर क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। अंडरस्टैंड? आफ्टर सर्टेन डिफॉर्मेशन, ये डिफॉर्मेशन होना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो ये यहाँ पर जो डिफॉर्मेशन एंगल बनता है इसको हम लोग shear डिफॉर्मेशन कहते हैं। तो यहाँ पर कितना डिफॉर्मेशन होगा वो प्रोपोर्शनल टू होगा shear स्ट्रेस के। जितना ज़्यादा आप shear स्ट्रेस लगाओगे उतना ज़्यादा डिफॉर्मेशन यहाँ पर होता है। लेकिन अगर आप फ्लूइड के एलिमेंट में shear स्ट्रेस अप्लाई करो तो फिर यहाँ पर क्या होता है कि पहले फ्लूइड का मॉलिक्यूल यहाँ रहा होगा, फिर डिफॉर्मेशन यहाँ रहा होगा, फिर ये यहाँ रहा होगा, फिर ये यहाँ रहा होगा, लगातार डिफॉर्मेशन यहाँ पर बढ़ता चला जाता है। इसका मतलब यहाँ ऐसा नहीं होता कि shear स्ट्रेस लगाने पर कुछ डिफॉर्मेशन होगा फिर डिफॉर्मेशन होना बंद हो जाएगा, जबकि फ्लूइड में फ्लूइड के अंदर सॉलिड में तो क्या है? डिफॉर्मेशन होना बंद हो जाता है थोड़ी देर बाद। फ्लूइड में ये डिफॉर्मेशन कंटिन्यूसली बढ़ता चला जाता है। ये देखिएगा आप, तो डिफॉर्मेशन जो एंगल है वो लगातार चेंज हो रहा है। तो फिर यहाँ पर डिफॉर्मेशन इज नॉट प्रोपोर्शनल टू shear स्ट्रेस, दिस रेट ऑफ डिफॉर्मेशन इज प्रोपोर्शनल टू shear स्ट्रेस। डिफॉर्मेशन का टाइम के साथ चेंज होना shear स्ट्रेस पर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा आप shear स्ट्रेस लगाते हो उतना ज़्यादा रेट ऑफ डिफॉर्मेशन होता है। तो यहाँ केवल डिफॉर्मेशन होता है, यहाँ रेट ऑफ डिफॉर्मेशन होता है, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, और इस रेट ऑफ डिफॉर्मेशन को ही हम कहते हैं फ्लो। दिस इज रेट ऑफ डिफॉर्मेशन बेसिकली नोन एज फ्लो। तो फ्लूइड वो पार्टिकल होते हैं या वो सब्सटेंस होते हैं जिनमें shear स्ट्रेस लगाने पर रेट ऑफ डिफॉर्मेशन डेवलप होता है, shear स्ट्रेस लगाने पर रेट ऑफ डिफॉर्मेशन डेवलप होता है। या फिर हम बोले कि फ्लूइड वो सब्सटेंस होते हैं जिनमें shear स्ट्रेस लगाने पर फ्लो डेवलप हो जाता है। तो फ्लो का मतलब रेट ऑफ डिफॉर्मेशन है बेटा। सिंपल रिलेटिव मोशन फ्लो नहीं कहलाएगा। जैसे कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कोई इलास्टिक रबड़ हो, आपने अगर उसको खींचा, इसका मतलब ये फ्लो नहीं कर रहा है, ये क्या कर रहा है? डिफॉर्म कर रहा है। फ्लो कब होगा? जब ये कंटिन्यूसली डिफॉर्मेशन होगा, तब जाके हम उसको बोलेंगे कि यहाँ पर फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो ये बात आती है फ्लूइड की। तो फ्लूइड की पहली बात तो डेफिनेशन से ही एसएससी में क्वेश्चन बन जाएंगे कि फ्लूइड किसे कहते हैं, फ्लूइड में कौन सा फिनोमेना डोमिनेट करता है। तो रेट ऑफ डिफॉर्मेशन होता है फ्लूइड में। सॉलिड में और फ्लूइड में क्या डिफरेंस है कि सॉलिड में केवल डिफॉर्मेशन है, फ्लूइड में रेट ऑफ डिफॉर्मेशन है। फ्लूइड में कौन कौन से सब्सटेंस आते हैं? तो लिक्विड और गैसेस दोनों ही फ्लूइड में आते हैं।
ओके और गैसेस में जो रेट ऑफ डिफॉर्मेशन होता है या गैसेस में जो शेयर स्ट्रेस डेवलप होता है वो होता है बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस। तो इसको हम लोग मोहर सर्कल से समझा सकते हैं, लेकिन अभी आपने सॉल्व नहीं पढ़ा तो सिंपल सी बात, एक छोटी सी बात याद रखिएगा कि जब गैस के अंदर फ्लो डेवलप होता है, इसका मतलब वहाँ पर फिर मोहर सर्कल एक पॉइंट नहीं होता, मतलब उसके अंदर कहीं ना कहीं शेयर स्ट्रेस डेवलप हो जाता है एंड बिकॉज ऑफ दैट शेयर स्ट्रेस फ्लूइड जो है गैस के अंदर या जब गैसियस अवस्था में होगा तो वो मूव करने लगेगा। अभी हमने फ्लूइड और सॉलिड में डिफरेंस देखा। तो फ्लूइड कौन सा होगा जिसके अंदर फ्लो होगा? फ्लूइड इज द सब्सटेंस विच हैज रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। सॉलिड क्या होगा? जिसके अंदर रेट ऑफ डिफॉर्मेशन नहीं होगा या रेट ऑफ डिफॉर्मेशन जीरो होगा। जिसके अंदर केवल डिफॉर्मेशन होता है, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन जीरो होता है। ओके अब फ्लूइड की कैरेक्टरिस्टिक पे कई बार क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द डिफरेंस इन सॉलिड एंड फ्लूइड। तो फ्लूइड के अंदर जो फ्लो स्टार्ट होता है इट डज नॉट डिपेंड ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ शेयर स्ट्रेस। स्मॉलेस्ट टू स्मॉलेस्ट शेयर स्ट्रेस भी अगर फ्लूइड पे लगाओगे तो यहाँ पर रेट ऑफ डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा या फिर फ्लूइड फ्लो करना स्टार्ट कर जाएगा। तो द फ्लो या रेट ऑफ डिफॉर्मेशन डज नॉट डिपेंड ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ शेयर स्ट्रेस। रेट ऑफ डिफॉर्मेशन डज नॉट डिपेंड ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ शेयर स्ट्रेस। पहला कैरेक्टरिस्टिक अगर हम बात करें, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्लूइड, इसी के ऊपर काफी क्वेश्चन बनेंगे। फर्स्ट रेट ऑफ डिफॉर्मेशन या फिर हम बोल दें डिफॉर्मेशन और फ्लो डज नॉट डिपेंड ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ शेयर स्ट्रेस। पहला पॉइंट तो ये है कि शेयर स्ट्रेस के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर हम बात करें फ्लूइड की, तो फ्लूइड को अब जिस कंटेनर में डालोगे फ्लूइड उसी का शेप ले लेगा। इसका मतलब ये हो गया, सपोज हमारे पास अगर फ्लूइड जो है एक सिलेंड्रिकल शेप का है, सिलेंड्रिकल शेप का फ्लूइड, क्योंकि फ्लूइड का कोई शेप ही नहीं होता, फ्लूइड को जिस भी वेसल में डालोगे उसी शेप में हो जाएगा। अगर वो बॉटल में रखेगा तो सिलेंड्रिकल शेप का होगा, अगर वो स्पेरिकल किसी चीज़ में स्पेयर के अंदर रखेगा तो स्पेरिकल शेप का हो जाएगा। तो फ्लूइड का खुद का कोई शेप नहीं होता। जबकि अगर मान लीजिए हमारे पास ये डस्टर है, अगर ये अभी रेक्टेंगुलर शेप में, इसका शेप चेंज करके अगर मुझे इसको स्पेरिकल शेप में चेंज करना है तो मुझे यहाँ पे फोर्सिंग करनी पड़ेगी, बहुत अमाउंट ऑफ यहाँ पर फोर्स लगाने पड़ेंगे, तब जाके इसका शेप चेंज होगा। तो अगर इसका मतलब ये साफ है कि सॉलिड जो है शेप चेंज के लिए एक रेजिस्टेंस शो करते हैं, जबकि फ्लूइड में कोई शेप चेंज के लिए रेजिस्टेंस शो नहीं होता, या हम बोल सकते हैं फ्लूइड का कोई शेप नहीं होता। तो यहाँ पर कहानी ये है कि फ्लूइड डज नॉट हैव एनी शेप। तो फ्लूइड में और कोई शेप नहीं होता। उसके अलावा हम एक और चीज कह सकते हैं इस पॉइंट से कि रेट ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फ्लो डज नॉट डिपेंड ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ शेयर स्ट्रेस। इसका मतलब कितना भी छोटा अमाउंट ऑफ शेयर स्ट्रेस लगाऊं हमेशा फ्लूइड फ्लो करने लगेगा। दैट मीन्स यू कैन से ऑल्सो दैट कि फ्लूइड डज नॉट हैव ability to resist shear stress। इसी के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं ये 3 पॉइंट पर ही। तो जब हम क्वेश्चन पढ़ाएंगे तब आप देखना ये 3 पॉइंट पर। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉलिड एंड फ्लूइड? सॉलिड के अंदर अगर आप शेयर स्ट्रेस लगाओगे तो डिफॉर्मेशन होगा, फ्लूइड में अगर आप शेयर स्ट्रेस लगाओगे तो रेट ऑफ डिफॉर्मेशन होगा। सॉलिड शेयर स्ट्रेस को रेजिस्ट कर सकता है बट फ्लूइड शेयर स्ट्रेस को रेजिस्ट नहीं करता। सॉलिड का पर्टिकुलर कोई शेप होता है बट फ्लूइड का पर्टिकुलर कोई शेप नहीं होता। और कई बार हम चौथा जो पॉइंट यहाँ पर आएगा वो होता है फ्लूइड इज नॉन एज जीरो मेमोरी सब्सटेंस। क्या मतलब है इसका? जीरो मेमोरी सब्सटेंस। इन 4 पॉइंट से ही क्वेश्चन बनेंगे। फ्लूइड इज नॉन एज जीरो मेमोरी सब्सटेंस। जीरो मेमोरी का मतलब क्या है कि सपोज अगर हमारे पास कोई सॉलिड है, आपने उसको डिफॉर्म किया और डिफॉर्मेशन आपने जैसा सपोज रबड़ को खींचा और खींचने के बाद रबड़ को छोड़ दिया तो वापस से रबड़ अपनी शेप में आ जाएगा। लेकिन अगर फ्लूइड की बात करें तो फ्लूइड एक बार डिफॉर्म हो गया तो वापस से कभी अपनी शेप में दोबारा नहीं आ सकता। अगर मान लीजिए आपने पानी एक बार फैला दिया तो ऐसा होगा कि वापस से पानी वापस बोतल में आ जाए? इट्स नॉट पॉसिबल। तो फ्लूइड के अंदर क्या होता है? फ्लूइड के अंदर
कोई इलास्टिसिटी नहीं होती, जो भी इलास्टिसिटी नहीं होती, जो भी फ्लूइड के अंदर डिफॉर्मेशन होता है वो परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है। फ्लूइड के अंदर कोई इलास्टिसिटी नहीं होती और जो भी डिफॉर्मेशन होता है वो परमानेंट होता है। इसीलिए फ्लूइड को हम जीरो मेमोरी सब्सटेंस बोलते हैं, इट डज नॉट हैव अ मेमोरी। क्योंकि अगर कोई बंदा किसी जगह से चला और वापस वहाँ पर नहीं आता, इसका मतलब वो घर का एड्रेस भूल गया। सिमिलरली फ्लूइड में डिफॉर्मेशन होने के बाद इट चेंज इट्स शेप बट इट डज नॉट रिगेन इट्स शेप, इसलिए हम बोलते हैं कि फ्लूइड इज नोन एज जीरो मेमोरी सब्सटेंस। तो इन चारों पॉइंट पर आपके एसएससी जेईई में काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं कि फ्लूइड क्या है, इट डिफॉर्म परमानेंटली, इट डज नॉट डिपेंड ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ शियर स्ट्रेस। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट इज नोन एज फ्लूइड प्रॉपर्टीज। तो फ्लूइड प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट फ्लूइड प्रॉपर्टी है, दैट इज नोन एज डेंसिटी। ओके, फर्स्ट फ्लूइड प्रॉपर्टी इज नोन एज डेंसिटी। फ्लूइड प्रॉपर्टी इज नोन एज, फर्स्ट इज फ्लूइड प्रॉपर्टी डेंसिटी। इसमें एसएससी जेईई में क्वेश्चन बन चुका है डेंसिटी, और इसी का नाम है मास डेंसिटी। इस डेंसिटी को ही हम लोग मास डेंसिटी भी कहते हैं। डेंसिटी और मास डेंसिटी, डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट करते हैं। सभी लोग फॉर्मूला जानते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी, जिसकी यूनिट किलोग्राम पर मीटर क्यूब में होती है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में होती है। अगर इसकी यूनिट डायमेंशनल यूनिट देखी जाए तो m1 L की पावर -3 होगा। ओके, क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनेगा, क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा क्या डेंसिटी मास पे डिपेंड नहीं करती है? नहीं सर, डेंसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन मास। क्योंकि अगर इस बात को आपको गौर से समझना है तो सपोज हमारे पास एक स्टील का छोटा टुकड़ा है और स्टील का एक बड़ा टुकड़ा है, क्या ये हो सकता है कि जब स्टील का साइज चेंज किया जाए तो उसकी डेंसिटी चेंज हो जाए? नहीं सर, क्योंकि यस इस फॉर्मूले में मास जरूर आ रहा है, लेकिन इट इज़ इम्पॉसिबल कि केवल इंडिविजुअली मास इंक्रीज हो बट वॉल्यूम इंक्रीज ना हो। अगर सपोज 1 किलोग्राम का बाट है तो उसका साइज छोटा होगा और 2 किलोग्राम का बड़ा होगा, इसलिए जब आप मास बढ़ाओगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट क्वांटिटी है, या फिर हम बोले दोनों ही एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हैं, इसलिए इनका रेशो हमेशा एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो कि मास पर डिपेंड नहीं। इंटेंसिव मतलब डज नॉट डिपेंड ऑन मास, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब डिपेंड ऑन मास। तो ये वो प्रॉपर्टी होगी विच डज नॉट डिपेंड ऑन मास। तो एसएससी जेईई में बेटा इससे क्वेश्चन आ चुका है, क्या डेंसिटी मास पे डिपेंड करती है? तो आंसर है नो सर, डेंसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन मास। ओके, उसके बाद डेंसिटी पर एक और क्वेश्चन बनता है कि डेंसिटी को कहते हैं हम एब्सोल्यूट क्वांटिटी। डेंसिटी नोन एज एब्सोल्यूट क्वांटिटी। अब ये एब्सोल्यूट क्वांटिटी क्या होता है फ्रेंड? देखिए, एब्सोल्यूट क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? ओके, एब्सोल्यूट क्वांटिटी का मतलब क्या है? सपोज मेरा वेट यहाँ पर कुछ है, अगर मैं नॉर्थ पोल पे जाके मेरा वेट मेजर करूँगा तो अलग आएगा, अगर मैं साउथ पोल में जाके मेजर करूँगा तो अलग आएगा, क्योंकि जो मेरा वेट है वो m इंटू जी है, मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। ओके, तो अगर मैं यहाँ पर अपने वेट को नाप रहा हूँ तो हो सकता है 90 kg आए, 90 न्यूटन आए, लेकिन अगर मैं या 900 न्यूटन है, अगर मैं साउथ पोल में नापूंगा या नॉर्थ पोल में नापूंगा तो मेरा वेट चेंज हो जाएगा। तो ऐसी क्वांटिटी जो कि, ऐसी प्रॉपर्टी जो कि स्पेस पर डिपेंड करती है, ऐसी प्रॉपर्टी जो कि जी पर डिपेंड करती है, जिन प्रॉपर्टी को अगर अर्थ पे नापोगे तो अलग वैल्यू आएगी, अगर मून पे नापोगे तो अलग वैल्यू आएगी, क्योंकि दे डिपेंड ऑन जी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ऐसी क्वांटिटी को हम एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं कहते, क्योंकि दे कैन वेरी विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। बट जो क्वांटिटी पोजीशन पे डिपेंड नहीं करती, अगर उनके वैल्यू अर्थ पे ली जाए वही वैल्यू मून पे भी आएगी, वही वैल्यू जुपिटर पे भी आएगी, वही वैल्यू मार्स पे भी आएगी। इसका मतलब वो क्वांटिटी जो कि जी पे डिपेंड नहीं करती, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन पे डिपेंड नहीं करती, उन क्वांटिटी को हम एब्सोल्यूट क्वांटिटी कहते हैं। इसलिए डेंसिटी आप देख सकते हो मास अपॉन वॉल्यूम में यहाँ कहीं जी का जिक्र नहीं है, इसलिए जो चीज़ की डेंसिटी आप यहाँ पर अर्थ पे जो नापोगे मून पे भी वही आएगी, जुपिटर पे भी वही आएगी और मार्स पे भी वही आएगी। डेंसिटी की वैल्यू पोजीशन के साथ चेंज नहीं होने वाली, इसलिए डेंसिटी को हम एब्सोल्यूट क्वांटिटी कहते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है क्या डेंसिटी एब्सोल्यूट क्वांटिटी है? यस,
डेंसिटी इज द एब्सोल्यूट क्वांटिटी, दैट इज द रीज़न। इस पे भी एक क्वेश्चन बन सकता है। उसके अलावा डेंसिटी का वेरिएशन टेम्परेचर और प्रेशर के साथ भी पूछा जा सकता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो मॉलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ेगा, और जब मॉलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि डेंसिटी कम होगी, क्योंकि मॉलिक्यूलर डिस्टर्बेंस बढ़ने का मतलब है कि अगर सपोज हमारे पास 1 kg का मास इतने से वॉल्यूम में है, अगर हमने यहाँ पर हीट सप्लाई की तो मॉलिक्यूल का वाइब्रेशन बढ़ेगा और सेम 1 kg का मास अब ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। तो मास तो वही है, अगर डेंसिटी की बात की जाए, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो डेंसिटी क्या होगी? कम होगी। या फिर हम ऐसे बोल लें कि सपोज़ हमारे पास एक वॉल्यूम है जिसके अंदर 1 kg का मास है, अगर हमने यहाँ पर हीट सप्लाई की तो मॉलिक्यूल वाइब्रेट करेंगे और इस वॉल्यूम से बाहर निकलेंगे। जब इस वॉल्यूम से बाहर निकलेंगे तो मॉलिक्यूल की संख्या कम हो जाएगी, जिससे हो सकता है कि यहाँ पर अब 900 ग्राम ही रह जाए। तो सेम वॉल्यूम रखते हुए आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम अभी यहाँ पर मैंने कांस्टेंट रखा, लेकिन अब यहाँ पर मास इंक्रीज हो गया। तो या तो हम लोग वॉल्यूम को बढ़ा दें मास को कांस्टेंट रखते हुए, या फिर हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए मास कम हो जाएगा। इसकी वजह से दोनों ही केस में अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो डेंसिटी डिक्रीज होती है। तो इसका मतलब टेम्परेचर से डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इफ़ यू इंक्रीज द टेम्परेचर, डेंसिटी इज गोइंग टू डिक्रीज। ओके, तो चाहे वो लिक्विड हो चाहे वो गैस हो, दोनों ही केस में टेम्परेचर इंक्रीज करने पर डेंसिटी डिक्रीज होती है। दोनों ही केस में आप देख सकते हैं। ओके, उसके बाद आता है प्रेशर। तो माय डियर फ्रेंड, आप खुद बताइए कि अगर आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि मॉलिक्यूल पास आएंगे। तो मॉलिक्यूल पास आएंगे तो सेम अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल विल ऑक्यूपाई लेस स्पेस। इसकी वजह से वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम होने की वजह से डेंसिटी विल इंक्रीजेस। तो इसका मतलब साफ है कि टेम्परेचर के डेंसिटी इन या density is inversely proportional to temperature and directly proportional to pressure। अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे मॉलिक्यूल पास आएंगे तो डेंसिटी बढ़ेगी। टेम्परेचर बढ़ाओगे मॉलिक्यूल दूर जाएंगे तो डेंसिटी घटेगी। दैट इज द वेरिएशन ऑफ डेंसिटी विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन, बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन बनता है कि क्या वाटर के केस में क्या होता है। बाकी जितने भी सब्सटेंस हैं, चाहे वो लिक्विड हो गैस हो, टेम्परेचर बढ़ाने पर डेंसिटी कम होती है। लेकिन वाटर एक एक्सेप्शनल केस है जिसके अंदर अगर मैं डेंसिटी और टेम्परेचर के बीच में कर्व खींचूं तो होता क्या है कि डेंसिटी जो है, जैसे जैसे टेम्परेचर, ये इधर टेम्परेचर बढ़ रहा है, इधर कम हो रहा है। तो मान लीजिए मैं इधर आ रहा हूँ, तो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। तो जैसे जैसे टेम्परेचर यहाँ पर कम होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर यहाँ पर कम होगा, डेंसिटी क्या होगी? बढ़ेगी। और एक वैल्यू आती है एट 4 डिग्री सेल्सियस, जहाँ पर डेंसिटी की मैक्सिमम वैल्यू होती है। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डेंसिटी, जिसकी वैल्यू है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आपको याद रखना है किसकी बात कर रहा हूँ मैं? वाटर की। तो इन केस ऑफ वाटर, जैसे जैसे आप टेम्परेचर कम करते हो, डेंसिटी पहले तो बढ़ती है और 4 डिग्री सेल्सियस पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम आती है, और ये होता है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और उसके बाद ये वापस से वैल्यू कम होने लगती है। इसी वजह से, इसी रीज़न से हमारे पास जो ग्लेशियर रीजन है, यहाँ पर जो पोलर रीजन है, वहाँ पर एक्वाकल्चर या मछली जो है वो जीवित रह पाती है। क्योंकि होता क्या है कि अगर यहाँ से हीट यहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर टेम्परेचर, कई बार आपने देखा होगा पोलर टेम्परेचर -128 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। तो होना ये चाहिए था कि वहाँ पर नदियाँ जम जानी चाहिए थी, लेकिन आप सब जानते हैं कि वहाँ पर एक बर्फ़ की ऊपर लेयर होती है और नीचे नदियाँ बहती रहती हैं, जिसके अंदर मछली वगैरह जीवित रहती हैं। उसका मेन रीज़न ये है कि देखिए, जब यहाँ पर बर्फ़ जमती है तो बर्फ़ की डेंसिटी रेस्पेक्टिवल वाटर से कम होती है, और यहाँ पर 4 डिग्री सेल्सियस का वाटर होता है जिसकी डेंसिटी मैक्सिमम है। तो जिसकी डेंसिटी मैक्सिमम होती है, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, वो नीचे होगा, और जिसकी डेंसिटी कम होगी वो पानी में तैरेगा। इसलिए बर्फ़ जो है वो पानी में तैरती है, क्योंकि बर्फ़ की डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस वाले वाटर से हमेशा कम होती है। जब बर्फ़ की डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस वाले वाटर से कम होती है तो हाई डेंसिटी वाला वाटर इस बर्फ़ के नीचे होता है। अब बात ये होती है कि सर ये होना चाहिए था, चलो मान लिया
सर टेम्परेचर तो -128 डिग्री है, ये हीट लॉस करना चाहिए सर, और लॉस करके सर ये भी जम जाना चाहिए। मानते हैं कि इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, 4 डिग्री सेल्सियस का वाटर सर नीचे चला गया, लेकिन सर एक टाइम बाद तो ये भी जम जाना चाहिए। बिल्कुल करेक्ट क्वेश्चन है बेटा, एक टाइम बाद इसको भी जम जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसका रीज़न है कि बर्फ़ जो होता है जब सॉलिडिफाई होता है तो एक्सपेंड होता है, एक्सपेंड होने की वजह से ये हीट का बहुत अच्छा इंसुलेटर बन जाता है, इंसुलेटर ऑफ हीट। इसका मतलब ये हीट को अब पास नहीं होने देता, ये एक इंसुलेशन की लेयर की तरह काम करता है। जैसे थर्मोफ्लास्क के आसपास एक इंसुलेशन की लेयर लगा दी जाए तो क्या होगा कि उसके अंदर रखा हुआ पानी गर्म रहेगा। सिमिलरली जब बर्फ़ की ये मोटी परत इसके ऊपर एक इंसुलेटर का काम करती है, क्योंकि बर्फ़ का कंडक्टिविटी होती है वो काफ़ी कम होती है, इस वजह से बर्फ़ की एक लेयर यहाँ पर इंसुलेशन का काम करती है। और दूसरी बात, यहाँ पर अर्थ का कोर होता है, अर्थ का कोर काफ़ी गर्म होता है बिकॉज ऑफ सम रिएक्शन इनसाइड द कोर, एंड बिकॉज ऑफ दैट हीट यहाँ से कोर हमेशा हीट रिलीज करता रहता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट हीट ये पानी का टेम्परेचर हमेशा गर्म बना रहता है, जिसकी वजह से पोलर रीजन के अंदर भी एक्वाकल्चर जीवित रहता है। अंडरस्टैंड। और यही रीज़न आपने देखा होगा कि सर्दियों के दिन जिन्होंने हैंडपम्प वगैरह से पानी कभी लेते हैं तो उनको पता होगा कि सर सर्दियों के दिनों में तो हमारे हैंडपम्प में गर्म पानी आता है सर, और गर्मियों के दिनों में सर ठंडा पानी आता है बिकॉज ऑफ दिस अर्थ कोर। ओके, सो देखिए कहानी यहाँ पर इस तरह से जनरेट हो रही है। तो अर्थ कोर एक मिनिमम लेवल ऑफ टेम्परेचर हमेशा मेंटेन करके रखता है। दिस इज़ द ऑल रीज़न। तो दिस इज़ द क्वेश्चन जो कि डेंसिटी से बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन जो डेंसिटी से बन सकता है वो डेंसिटी या मास डेंसिटी दोनों, इसकी यूनिट पूछ सकता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये पूछ सकता है कि डेंसिटी मास पर डिपेंड करती है या नहीं। ये पूछ सकता है कि डेंसिटी एब्सोल्यूट क्वांटिटी है या नहीं। ये पूछ सकता है कि टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करती है, प्रेशर के साथ वेरी करती है, या फिर वाटर का क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए 4 डिग्री सेल्सियस में वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, या फिर वाटर जो बर्फ जो है वो पानी में क्यों नहीं डूबती। इन सब का रीज़न वो पूछ सकता है। ओके, या फिर सर्दियों में या पोलर रीजन में एक्वाकल्चर या फिर मछलियाँ कैसे जीवित रहती हैं। ये सब क्वेश्चन हैं जो इस सेक्शन से पूछे जा सकते हैं। Okay, that is the density. Now come to the next fluid property is known as specific weight. Now come to the next point is specific weight. तो यहाँ पर बात करते हैं सेकंड स्पेसिफिक वेट। देखिए स्पेसिफिक वेट इसको स्मॉल w से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल W वेट की यूनिट है, तो स्पेसिफिक वेट क्या हो गया, स्मॉल w। कैपिटल W से वेट को रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल w से स्पेसिफिक वेट को रिप्रेजेंट करेंगे। चूंकि फ्लूइड मैकेनिक्स में डेंसिटी इंटू जी वाली टर्म बहुत बार बार आती है, बर्नौली इक्वेशन में भी ये बार बार रिपीट होती है, तो फॉर कन्वीनियंस इसका नाम रख दिया गया स्पेसिफिक वेट। और इसका नाम ये रखने का भी एक रीज़न है, वो ये है कि इस यूनिट को अगर आप जरा सा देखिए तो डेंसिटी को हम m/v लिख सकते हैं, तो mg/v है। mg क्या है, वेट, कैपिटल W है, तो कैपिटल W अपॉन वेट। कैपिटल W अपॉन वेट, कैपिटल W एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है जो मास पे डिपेंड करती है। कैपिटल W क्या होगा, mg, m चेंज करोगे W चेंज हो जाएगा। लेकिन स्मॉल w क्या है, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है जो मास पे डिपेंड नहीं करती। और जब किसी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी से इंटेंसिव प्रॉपर्टी बनाई जाती है तो उस प्रॉपर्टी को पहली वाली प्रॉपर्टी के स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब आप ये देख सकते हो कि इस वाली क्वांटिटी में या इस वाली चीज़ में आप देख सकते हो कि डज नॉट डिपेंड ऑन मास, क्योंकि डेंसिटी तो मास पे डिपेंड करने से रहा। अभी मैंने समझाया था मास और मास बाय वॉल्यूम है, तो मास पे डिपेंड नहीं कर रहा, जी मास पे डिपेंड करता ही नहीं है, इसलिए ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है विच डज नॉट डिपेंड ऑन मास। और इसको वेट से बनाया गया है, इसलिए इसको वेट के ही टर्म में लिखा गया है, बट स्मॉल करके। अब अगर आपसे मैं $1 मिलियन क्वेश्चन पूछूं कि क्या बताइए स्पेसिफिक वेट एब्सोल्यूट क्वांटिटी है, तो आपके अंदर से आवाज़ आनी चाहिए कि सर नहीं, स्पेसिफिक वेट इज़ नॉट अ एब्सोल्यूट क्वांटिटी, इट डिपेंड ऑन जी, दैट्स वाई इट विल वेरी फ्रॉम पोजीशन टू पोजीशन। ये जी पे डिपेंड कर रही है तो पोजीशन के साथ ये वेरी करेगा। अब उसके अलावा जो यूनिट है स्पेसिफिक वेट का इन टर्म्स ऑफ डायमेंशनल फॉर्म, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट इन डायमेंशनल फॉर्म, इस पर क्वेश्चन कई बार आए हैं। डायमेंशनल फॉर्म, सो देखिए सबसे पहली बात,
ये mg क्या होता है, इसकी यूनिट न्यूटन में होती है, और न्यूटन का आपको फॉर्मूला पता होगा m1L1T-2। न्यूटन क्या होता है, न्यूटन होता है मास, m इसका आएगा इनटू एक्सलेशन, एक्सलेशन क्या होता है मीटर पर सेकेंड, तो मीटर का L1 आएगा और सेकेंड का क्या आएगा T⁻², पर सेकेंड में ना अपोन में है, तो अपोन में है तो टाइम का -2 हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर होगा, मीटर पर सेकेंड, एक्सलेशन क्या होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मास m1 मीटर L1 पर अपोन टाइम का स्क्वायर है तो T⁻²। अब नीचे वॉल्यूम है तो वॉल्यूम का क्या आएगा L का क्यूब आएगा, तो ये ऊपर जाएगा तो इसकी यूनिट बनेगी m1L-2 T-2। तो आपको याद रखना है, या फिर आप ड्राइव भी डायरेक्टली कर सकते हो, m1L-2 T-2 इज़ अ यूनिट ऑफ स्पेसिफिक वेट। ओके, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं न्यूटन पर मीटर क्यूब, दैट इज ऑल्सो यूनिट ऑफ स्पेसिफिक वेट, न्यूटन पर मीटर क्यूब विच इज़ अ यूनिट ऑफ स्पेसिफिक वेट इन द फॉर्म ऑफ SI यूनिट। तो ये स्पेसिफिक वेट की यहाँ पर यूनिट की हमने बात करी। उसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी जो होती है फ्लूइड की, दैट इज़ नोन एज स्पेसिफिक ग्रेविटी, या फिर इसको बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर हम इसको बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर हम बोलेंगे और रिलेटिव डेंसिटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी का S.G से रिप्रेजेंट करेंगे और रिलेटिव डेंसिटी अगर आएगा तो R.D से। तो कभी भी S.G लिखा हुआ है इसका मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात कर रहा है। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज नथिंग बट S.G और रिलेटिव डेंसिटी इज नथिंग बट स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड to the specific weight of standard fluid। और हमारे पास स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या है मैं बताता हूँ। हमारे पास दो स्टैंडर्ड फ्लूइड हैं जिनको हम मानते हैं स्टैंडर्ड फ्लूइड। हमारे पास स्टैंडर्ड फ्लूइड है, सबसे पहला है फॉर लिक्विड, ये है हमारे पास वाटर इज़ अ स्टैंडर्ड फ्लूइड जिसकी डेंसिटी हम अज्यूम करते हैं 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और फॉर गैसेस स्टैंडर्ड फ्लूइड इज एयर, और जिसकी डेंसिटी हम 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब लेते हैं। यहाँ पर डेंसिटी 1000 अज्यूम की जाती है, यहाँ पर 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब की जाती है। तो सपोज हमारे पास मरकुरी है जिसकी डेंसिटी होती है 13,600, दैट इज द डेंसिटी ऑफ मरकुरी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगी मरकुरी की? मरकुरी एक लिक्विड है, तो लिक्विड में अगर मैं 13,600 में अगर 1000 को अपॉन कर दूंगा तो ये 13.6 हो जाएगा। तो मरकुरी की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 13.6। तो यहाँ से साफ है कि अगर किसी की स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी 0.8 और वो लिक्विड है तो उसकी एक्चुअल में डेंसिटी कितनी है 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अगर किसी स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है 0.7 तो उसकी एक्चुअल में डेंसिटी कितनी है 700 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। क्वेश्चन में अगर कई बार स्पेसिफिक ग्रेविटी देता है तो आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये याद रखना कि सर स्पेसिफिक ग्रेविटी को हमको डेंसिटी में कन्वर्ट करना है बाय मल्टीप्लाई 1000 इफ़ द फ्लूइड इज लिक्विड। अगर गैस है तो फिर 1 से मल्टीप्लाई करना है जो कि वही हो जाएगा। ओके, सो दिस इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी डायमेंशन क्या होगी? अरे सेम क्वांटिटी का रेशो है तो डायमेंशन क्या होगी 0। ये इट इज़ अ डायमेंशनलेस प्रॉपर्टी, इट इज़ अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी बिकॉज इसकी डायमेंशन 0 होगी। क्योंकि यहाँ पर आप देखिए स्पेसिफिक वेट और स्पेसिफिक वेट दोनों की ही यूनिट सेम होगी, तो रेशो की कोई डायमेंशन यहाँ पर नहीं होने वाली, इसलिए इसकी डायमेंशन कुछ नहीं होगी। इट इज़ अ डायमेंशनलेस। ओके, तो कई बार यहाँ से भी पूछ सकता है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी की डायमेंशन क्या है। नाउ ये हमने यहाँ पर 3 प्रॉपर्टी पढ़ी। उसके अलावा एक नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट आता है दैट इज कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी 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 होती है बीटा, इसको बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ अ रेसिप्रोकल, इट इज़ अ रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस का ये रेसिप्रोकल होता है।
कंप्रेसिबिलिटी इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। अब पहली बात तो बल्क मॉडुलस क्या होता है, इसको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी बोलेंगे बल्क मॉडुलस। हमारे पास तीन तरह के मॉडुलस होते हैं, एक यंग मॉडुलस होता है, एक मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता है और एक होता है बल्क मॉडुलस। यंग मॉडुलस का कब आता है, जब हम लीनियर स्ट्रेन की बात करते हैं। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कब आता है, जब हम सरफेशियल स्ट्रेन की बात करते हैं। और बल्क मॉडुलस आएगा जब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात करेंगे। तो सपोज हमारे पास अगर एक क्यूबिकल एलिमेंट है, अगर हमारे पास एक क्यूबिकल एलिमेंट है और इसके सब तरफ से सपोज एक पी प्रेशर लग रहा है, 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 चारों तरफ से पी प्रेशर लग रहा है। और उस केस में यहाँ पर वॉल्यूम क्या है, V है। उस केस में यहाँ पर वॉल्यूम क्या है, V है। अगर सपोज ये लगने वाले प्रेशर को मैंने इंक्रीज कर दिया, इसका मतलब ये सपोज एक ब्लॉक है, इसको मैंने चारों तरफ से दबा रखा है बहुत अच्छे से, और अगर मैंने इस प्रेशर को इंक्रीज कर दिया, सपोज तो P प्लस यहाँ पर dP, मतलब dP अमाउंट से इस प्रेशर को चारों तरफ से इंक्रीज किया, P प्लस dP, P प्लस dP, P प्लस dP, चारों तरफ से इस प्रेशर को इंक्रीज किया, P प्लस dP, P प्लस dP। तो ऑब्वियस सी बात है कि अब ये जो ब्लॉक है ये कॉन्ट्रैक्ट होगा और वॉल्यूम इसका डिक्रीज हो जाएगा V माइनस dV। अब इसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। तो बेसिकली बल्क मॉडुलस क्या बताता है, इट इज़ अ रेशियो ऑफ चेंज इन प्रेशर एंड बिकॉज ऑफ चेंज इन प्रेशर चेंज इन परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम, और इसको माइनस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं या माइनस साइन लगाते हैं। उसका रीज़न साफ है कि जब हम यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा। तो सपोज यहाँ पर लिख रहे हैं P2 माइनस P1 और यहाँ लिख रहे हैं V2 माइनस V1 अपॉन V1, तो ये तो पॉजिटिव होगा और ये क्या होगा, नेगेटिव क्वांटिटी होगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम को डिक्रीज करना होगा, तो ये नेगेटिव यहाँ पर प्लस हो जाएंगे। तो दैट इज़ द थिंग, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या लेते हैं, माइनस साइन लेते हैं। ओके तो बल्क मॉडुलस आपको क्या बताता है कि प्रेशर इंक्रीज करने से वॉल्यूम में कितने परसेंटेजल चेंज आ रहा है, वॉल्यूम में कितने परसेंट चेंज आ रहा है फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम। दैट इज बेसिकली द बल्क मॉडुलस, अंडरस्टैंड। या फिर हम इसको बोल सकते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, कि अगर वॉल्यूम में कोई चेंज आता है तो उसको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बोलते हैं हम लोग। तो दैट इज द थिंग, इट इज नोन एज बल्क मॉडुलस। तो अगर मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसा ब्लॉक है जो रिजिड है, अगर कोई रिजिड ब्लॉक है, इसका मतलब मैं बहुत दबा रहा हूँ इसको, लेकिन इसके वॉल्यूम में अगर कोई चेंज नहीं आए तो यहाँ पर dV 0 हो जाएगा। और dV अगर 0 होगा तो फॉर रिजिड बॉडी dV क्या होगा, 0 होगा। अगर dV 0 होगा तो फिर K क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। K इन्फिनिटी होने का मतलब है बीटा इज अ रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस, तो बीटा इज 1/K। इसका मतलब बीटा क्या हो गया, 0। और बीटा अगर 0 हो गया तो कंप्रेसिबिलिटी इज अ बीटा। तो अगर कोई चीज कंप्रेस नहीं हो रही है, वॉल्यूम में चेंज नहीं आ रहा है प्रेशर बढ़ाने से, तो कंप्रेसिबिलिटी क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो कंप्रेसिबिलिटी 0 आ रही है, तो कंप्रेसिबिलिटी किस चीज को बताती है कि प्रेशर बढ़ाने से कितने परसेंट वॉल्यूम में चेंज आ रहा है। अगर वॉल्यूमेट्रिक चेंज 0 हो जाए, तो कंप्रेसिबिलिटी भी यहां पर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो बीटा जहां पर 0 कंप्रेसिबिलिटी होती है इसको हम बोलेंगे इनकम्प्रेसिबल। जब कंप्रेसिबिलिटी 0 हो जाएगी तो इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस के लिए कंप्रेसिबिलिटी क्या हो गई, 0। तो वो सब्सटेंस जिनके अंदर कंप्रेसिबिलिटी 0 हो जाती है दैट इज कॉल्ड इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस, दैट इज बीटा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ये बात हमने किसके के लिए की है, ये बात हमने, तो यहाँ पर आप साफ साफ फॉर्मूले देखें कि बीटा इज इक्वल टू 1/K और K इक्वल टू dP अपॉन dV बाय V, विच ऑल्सो कैन बी राइट एज P2 माइनस P1, फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम एंड नेगेटिव साइन। तो यहाँ पर बोनस में ऑलरेडी है, आई थिंक यू अंडरस्टैंड दैट। बीटा इज सो 1/K, बीटा इक्वल टू 1/K। यहाँ तक बात समझ में आ रही है आपको। अब देखिए यहाँ पे इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करके हम कुछ और भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए सपोज अगर मैं इस ब्लॉक को कंप्रेस कर रहा हूँ, मैं अगर इस डस्टर को दबा रहा हूँ बहुत तेज़ी से, तो क्या इसके मास में चेंज आएगा। जब हम कंप्रेस करेंगे तो मास में तो कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि मैं तो कंप्रेस कर रहा हूँ ना, कोई मास घटा बढ़ा थोड़ी रहा हूँ,
तो अगर मास में चेंज नहीं आएगा इसका मतलब मास एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, और मास को हम क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, मास एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ मास कितना हो जाएगा, 0। और यहाँ पर दोनों चीज़ वेरी करेगी, क्योंकि जब कंप्रेस करेंगे तो मॉलिक्यूल पास पास आएंगे तो डेंसिटी भी वेरी करेगी और वॉल्यूम भी वेरी करेगा। तो इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक बार डेंसिटी बाहर आएगी dV और एक बार वॉल्यूम बाहर आएगा d rho। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रो dV कैन ऑल्सो भी राइट एज माइनस का d rho। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं dV/V इक्वल टू माइनस का कैन ऑल्सो भी राइट एज d rho/rho। तो ये एक कंप्रेसिबिलिटी का नया फॉर्मूला भी आ जाता है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि K को हम और लिख सकते हैं नए फॉर्मूले के रूप में माइनस का dP अपॉन d rho/rho, d rho/rho। तो वो फ्लूइड जिन d rho/rho, तो जब K इन्फिनिटी होगा तब क्या होगा, वॉल्यूम क्या हो रहेगा, कांस्टेंट। वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट। और वॉल्यूम जब कांस्टेंट रहेगा तो डेंसिटी भी क्या रहेगी, कांस्टेंट, क्योंकि K इन्फिनिटी का मतलब है d rho इक्वल टू 0। तो फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, बीटा इक्वल टू 0, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड वॉल्यूम इज कांस्टेंट, डेंसिटी इज कांस्टेंट, बीटा इज 0 एंड K इज इन्फिनिटी। तो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए कंडीशन क्या आती है कि इनकम्प्रेसिबल वो फ्लूइड होते हैं जिनको कंप्रेस करने पर डेंसिटी में उनके कोई चेंज नहीं आता, या फिर हम बोले वो फ्लूइड जिनकी कंप्रेसिबिलिटी की वैल्यू क्या है, 0, या फिर वो फ्लूइड जिनका K दैट इज बल्क मॉडुलस क्या है, इन्फिनिटी, या वो फ्लूइड जिनका वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट ड्यूरिंग द कंप्रेशन, एंड दैट काइंड ऑफ फ्लूइड इज नोन एज इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। अंडरस्टैंड और नॉट? तो अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड ऑलवेज बिहेव एज अ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, बिकॉज लिक्विड के लिए अगर बल्क मॉडुलस आप निकालने जाओ तो लिक्विड के लिए बल्क मॉडुलस बहुत ही हाई आता है। अप्रोक्सीमेटली मैं वैल्यू बता रहा हूँ, K इंटू 2 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 23, इतना ज़्यादा बल्क मॉडुलस आता है। तो अगर इसका रेसिप्रोकल करोगे तो ऑलमोस्ट बीटा क्या आएगा, 0। तो इन केस ऑफ लिक्विड इज इनकम्प्रेसिबल, लिक्विड क्या होंगे, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स। लिक्विड क्या होंगे हमेशा, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, बिकॉज K इज वेरी हाई, बिकॉज ऑफ दैट बीटा इज इक्वल 0, दैट मीन्स डेंसिटी विल रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द कंप्रेशन। इसीलिए क्या होता है, सपोज एक सीरीज में आपने लिक्विड भरा और आपने आगे से उंगली लगा ली, उसको दबाने की कोशिश करो, वो नहीं दबेगा। अंडरस्टैंड? और इसीलिए आजकल लिक्विड का यूज़ कहाँ पे यूज़ हो रहा है, लिक्विड ब्रेक वगैरह में यूज़ हो रहे हैं। लिक्विड आपने देखा होगा आजकल जो ब्रेक हैं वो चेंज हो गए, हाइड्रोलिक ब्रेक हो गए, हाइड्रोलिक गियर्स, हाइड्रोलिक स्ट्रिंग, या अगर हम बोलें जो पावर स्ट्रिंग होती है वो हाइड्रोलिक पे ही कंसेप्ट पे काम करती है। क्योंकि पहले आपको याद होगा कि पहले ब्रेक वायर यूज़ हुआ करते थे। तो ब्रेक वायर के साथ समस्या क्या थी कि ब्रेक जो है आप आगे लगाते हो, लगता कहाँ है, पीछे। अब इतने लंबे डिस्टेंस तक वो तार जाता है, तो अगर आप ब्रेक को सडनली लगा रहे हो, बार बार लगा रहे हो, तो वो तार टूटने का डर है। क्योंकि सॉलिड के साथ क्या होता है कि ड्यूरिंग द फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेसेस सॉलिड वीक पड़ जाता है, लेकिन फ्लूइड के साथ ऐसा होना इम्पॉसिबल है। एंड फ्लूइड बिहेव है, या फिर लिक्विड बिहेव एज अ परफेक्ट लिंक व्हेन वी कंप्रेस द लिक्विड। जब हम लिक्विड को कंप्रेस करते हैं तो कंप्रेसिबिलिटी क्या हो जाती है, 0। कंप्रेसिबिलिटी 0 हो जाती है एंड इट बिहेव एज अ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड और रिजिड बॉडी, रिजिड सॉलिड, ऐसा सॉलिड जिसमें फोर्स लगाने पर उसमें डिफॉर्मेशन नहीं आएगा। और ऐसा सॉलिड की हम कल्पना करते हैं मैकेनिक्स में, हम कोई भी लिंकेज, कोई भी मशीन अगर बनाना चाहते हैं तो ऐसे लिंक से बनाना चाहते हैं, ऐसे पार्ट से बनाना चाहते हैं जिसमें कितना भी अमाउंट ऑफ फोर्स लगा दो लेकिन उसमें डिफॉर्मेशन नहीं आए। और इस इमेजिनेशन को जो फुलफिल करता है वो है फ्लूइड। इसीलिए आपने देखा कि आजकल क्रेन भी हाइड्रोलिक क्रेन, रैम भी हाइड्रोलिक रैम, और ऐसी बड़ी बड़ी ड्रिलिंग मशीन आ गई कि मेट्रो के लिए पूरे के पूरे अर्थ को एक ही बार में होल कर देती है, एंड दैट ऑल्सो रन ऑन द हाइड्रोलिक कंसेप्ट। आप जितनी भी बड़ी मशीन, जो आपको ऐसी मशीनें दिखती है जहां पर वर्क इम्पॉसिबल है, एक ऐसी मशीन जो कार को ऐसे कागज की तरह क्रश कर देगी, एक ऐसी क्रेन जो पूरी की पूरी ट्रेन को उठा के एक पटरी से दूसरी पटरी पर डाल देगी, और वो सारी की सारी मशीनें किस पे डिपेंड करती हैं, किसके ऊपर डिपेंड है, फ्लूइड के ऊपर, लिक्विड के ऊपर, बिकॉज लिक्विड भी एज इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड एंड अ परफेक्टली रिजिड बॉडी। क्योंकि कितनी भी अच्छी बॉडी ले आओ, कितना भी अच्छा सॉलिड ले आओ, उसमें कुछ ना कुछ तो डिफॉर्मेशन कभी ना कभी तो आएगा, लेकिन फ्लूइड में कोई डिफॉर्मेशन आएगा ही नहीं। फ्लूइड को फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस का कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं।
फ्लूइड में सडनली लोडिंग का कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं. दैट्स रीज़न वी आर स्टडिंग दिस प्रॉपर्टी फॉर फ्लूइड. तो ये बात की हमने किसके लिए, लिक्विड के लिए. अब हम बात करते हैं किसके लिए, गैसेस के लिए. फॉर आइडियल गैस, टू बी प्रिसाइज हम अभी बात कर रहे हैं आइडियल गैसेस. एक्चुअल गैसेस की हम स्टडी भी अभी नहीं करने वाले. आइडियल गैसेस की बात करें तो आइडियल गैस में दो तरह से कंप्रेशन हो सकते हैं, तीन तरह से हो सकते हैं. पहला, अगर मैं यहाँ पर कंप्रेस कर रहा हूँ पिस्टन को, यहाँ पर दूसरा, तीसरा. ओके, तीन तरह से यहाँ पर कंप्रेशन हो सकते हैं. एक होता है आइसोथर्मल कंप्रेशन. इट इज़ नोन एज आइसोथर्मल कंप्रेशन. इसका मतलब कंप्रेशन, जब कंप्रेशन के दौरान अगर टेम्परेचर रह जाता है कांस्टेंट, इसका मतलब जब पिस्टन नीचे आ रहा है लेकिन इस गैस का, इसके अंदर भरी हुई आइडियल गैस का टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, तो इसको आइसोथर्मल कंप्रेशन कहेंगे. ओके, और यहाँ पर भी अगर पिस्टन नीचे आ रहा है और इस आइडियल गैस में, आइडियल गैस से कोई हीट लॉस नहीं हो रहा, हीट लॉस क्या है, ज़ीरो, तो इसको बोलते हैं एडियाबैटिक कंप्रेशन. एडियाबैटिक कंप्रेशन. और ऐसा कंप्रेशन जहां पर टेम्परेचर भी कांस्टेंट नहीं है और हीट लॉस भी जीरो नहीं है, उसको हम बोलते हैं पॉलीट्रॉपिक कंप्रेशन. टॉपिक कंप्रेशन, पॉली का मतलब होता है मेनी, टॉपिक का मतलब चेंजेस. इसका मतलब ना तो कोई भी चीज़ कांस्टेंट ही नहीं है, ना तो हीट लॉस जीरो है और ना तो हीट लॉस जीरो है और ना ही टेम्परेचर कांस्टेंट है, उस केस को पॉलीट्रॉपिक. और तीनों केस में थर्मोडायनेमिक्स में बहुत डिटेल से हम लोग इसको समझते हैं. तीनों केस में अलग अलग प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन आते हैं. इस केस में प्रेशर और वॉल्यूम का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो कांस्टेंट होता है. इस केस में प्रेशर और वॉल्यूम की पावर गामा कांस्टेंट होता है. इस केस में प्रेशर और वॉल्यूम की पावर एन कांस्टेंट होता है. इस गामा को हम बोलते हैं एडियाबैटिक इंडेक्स. और इसकी वैल्यू फॉर आइडियल गैस 1.4 होती है या फिर एयर 1.4 होती है. लेकिन अगर कोई और एज आइडियल गैस यूज़ कर रहे हो जैसे आर्गन, तो फिर गामा की वैल्यू यहाँ पर चेंज हो जाएगी. और जो एन है उसकी वैल्यू 1 से तो कम हो, 1 से तो ज़्यादा होती है, लेकिन गामा से क्या होती है, कम होती है. तो एन जो है 1 और गामा के बीच में या 1 और 1.4 के बीच में कहीं पे भी हो सकता है. तो आइडियल गैस में तीन तरह के कंप्रेशन हो सकते हैं. एक तो ये जहाँ पर प्रेशर वॉल्यूम का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट है, एक ये जहाँ पर प्रेशर इंटू वॉल्यूम की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट है, और एक ये जहाँ प्रेशर वॉल्यूम की पावर एन इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट है. अब इन तीनों केस को यहाँ पर हम देखें, ठीक है. तो सबसे पहले हम लिखेंगे बल्क मॉडुलस फॉर आइसोथर्मल कंप्रेशन. ओके, आइसोथर्मल कंप्रेशन के लिए तो इसको KT से रिप्रेजेंट करेंगे. सो KT इक्वल टू होगा यहाँ पर हमारे पास बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला क्या है, माइनस dP/dV/V. और आइसोथर्मल के लिए रिलेशन क्या है, प्रेशर वॉल्यूम में PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट. तो अगर इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो एक बार P बाहर आएगा dV, एक बार V बाहर आएगा dP, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0. अब इसको इधर ले जाओ तो PdV इक्वल टू क्या होगा, माइनस का V dP. तो आप देख सकते हो dP/V माइनस का कैन ऑल्सो भी राइट एज dP/P. या फिर हम इसको भी देख सकते हैं, dP/dV इक्वल टू माइनस का P/V. इसकी वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे तो माइनस का ये यहाँ पर अगर पुट करोगे तो V तो ऑलरेडी है, dP/V की जगह माइनस का P/V पुट किया, V से V कटेगा तो KT की वैल्यू कितनी आ जाएगी, P. इसका मतलब आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस विल बी इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर इटसेल्फ. आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है. इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर एडियाबैटिक की बात करूँ तो आप घर पे इंटीग्रेट कर लेना. तो अगर यहाँ पर तीनों के लिए लिख रहा हूँ यहाँ पर, ओके, तो यहाँ पर लिख रहा हूँ प्रोसेस और यहाँ लिख रहा हूँ बल्क मॉडुलस. प्रोसेस सबसे पहला है आइसोथर्मल, तो आइसोथर्मल का बल्क मॉडुलस KT होगा प्रेशर के बराबर. दूसरा है एडियाबैटिक प्रोसेस.
एडियाबेटिक का बल्क मॉडुलस होगा आपका गामा इंटू पी के बराबर, और तीसरा है पॉलीट्रॉपिक, तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का बल्क मॉडुलस होगा आपका एन इंटू पी के बराबर। बट तीनों में एक चीज़ कॉमन है कि बल्क मॉडुलस डिपेंड ऑन प्रेशर, जितना ज़्यादा प्रेशर उतना ज़्यादा बल्क मॉडुलस। इसी वजह से टायर के अंदर जब आप हवा भरते हो एट हाई प्रेशर, एक चीज़ नोटिस आपने की होगी कि टायर में कभी भी जब हवा भरते हैं तो हाई प्रेशर पे भरते हैं, तो जब टायर में आप हवा भरते हो एट हाई प्रेशर तो प्रेशर बढ़ाने के साथ साथ बल्क मॉडुलस भी बढ़ता है एयर का, और जब प्रेशर बढ़ाओगे बल्क मॉडुलस बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ाओगे बल्क मॉडुलस बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ाओगे बल्क मॉडुलस बढ़ेगा। एंड बल्क मॉडुलस जब इंक्रीज होगा तो फ्लूइड विल बिहेव एज अ रिजिड बॉडी, इसीलिए जब टायर में हाई प्रेशर पे हवा भर जाती है तो टायर बड़े बड़े ट्रक को भी उठा लेता है, because now it behave as a rigid body, now it behave as a solid because it has high compression, it has high bulk modulus and zero compressibility। इसीलिए ट्रक के टायर में और हाई प्रेशर पे हवा भरी जाएगी, मोटरसाइकिल के टायर में कम प्रेशर पे हवा भरी जाएगी, और जब हाई प्रेशर पे हवा भरी जाती है तो एयर भी एक तरह से रिजिड लंग की तरह बिहेव करने लग जाती है। इसीलिए जब आपने देखा होगा ट्रेन में ब्रेक लगते हैं, एयर ब्रेक, पूरी की पूरी ट्रेन को रोक दिया, दैट इज एयर ब्रेक। एयर विल बिहेव एज अ परफेक्टली रिजिड लिंक, बिकॉज ट्रेन के अंदर ब्रेक कहाँ लगाओगे, इंजन में, कहाँ तक लगना, पीछे जहाँ तक टीटी की गाड़ी है, इतने लंबा डिस्टेंस तक अगर ब्रेक लगाने हैं तो वहाँ पर किसी वायर का यूज़ नहीं किया जा सकता। दैट्स वाई दे यूज़ एयर एज अ सॉलिड लिंक टू अप्लाई अ ब्रेक ऑन डिफरेंट व्हील। सिमिलरली आपने एक बस, डीटीसी की बस में जब डोर ओपन होते हैं तो वहाँ पर आवाज़ आती है एयर की, वो कुछ नहीं होता, कंप्रेस्ड एयर लीक होती है, अंडरस्टैंड, बिकॉज दे आर यूजिंग अ कंप्रेस्ड एयर टू ओपन द गेट्स, दैट इज़ द मेन पॉइंट। तो यू कैन सी दैट हाउ द कंप्रेसिबिलिटी बिहेव्स। तो ये हमने यहाँ पर कंप्रेसिबिलिटी देखी। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन जो कि इस टॉपिक से यहाँ पर बनने वाले हैं। देयर विल बी वेरी वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन विच कम फ्रॉम दिस टॉपिक। तो अभी हम क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। टू द क्वेश्चंस, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्लूइड इज अ सब्सटेंस दैट, फ्लूइड इज अ सब्सटेंस दैट, तो ऑप्शन क्या दे रखे हैं हमको वो देखते हैं हम लोग। ए कैन नॉट बी सब्जेक्टेड शियर फोर्स, ये ऑप्शन गलत है, लेकिन कई लोग बाद इसको डायरेक्टली ऑप्शन लगा लेंगे कि सर कि फ्लूइड में शेयर स्ट्रेस नहीं लगा सकते। इट्स टोटली रॉन्ग, आप लगा सकते हो बट फ्लूइड के अंदर ये कैपेसिटी नहीं होती कि शेयर स्ट्रेस को रजिस्ट कर पाए, इसलिए ये आंसर नहीं है कि शेयर स्ट्रेस आप लगा ही नहीं सकते, आप लगा सकते हो, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट द प्रॉब्लम विद फ्लूइड इज दैट इट डज नॉट हैव अ कैपेसिटी टू रजिस्ट अ शेयर स्ट्रेस, इसलिए ये आंसर नहीं है। ऑलवेज एक्सपेंड अंटिल इट फिल एनी कंटेनर, मैंने आपको पहले भी बताया था कि फ्लूइड क्या है, फ्लूइड गैस और लिक्विड दोनों ही होते हैं। तो लिक्विड में ये टेंडेंसी नहीं होती कि वो सारे ही कंटेनर के वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर दे, वो गैस में होती है। इसलिए ये कहना, कई बच्चे इसको गैस समझ के लगा सकते हैं कि ऑलवेज एक्सपेंड अंटिल इट फिल एनी कंटेनर, ये गलत है। उसके बाद क्वेश्चन आंसर नंबर 3 पे जाते हैं। हैज़ द सेम शेयर स्ट्रेस एट एनी पॉइंट रिगार्डलेस ऑफ मोशन, आप लोग सब जानते हैं कि फ्लूइड में इट कैन नॉट सस्टेन अ शेयर स्ट्रेस, इट कैन नॉट रजिस्ट अ शेयर स्ट्रेस, तो फिर शेयर स्ट्रेस होगा कैसे, तो आंसर नंबर सी भी गलत है। तो यहाँ पर एक ही आंसर बचता है, कैन नॉट रिमेन एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ शेयर फोर्स, दिस इज द आंसर, आंसर नंबर डी। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या दे रखा है, फ्लूइड इज अ सब्सटेंस विच ऑफर नो रेजिस्टेंस टू चेंज ऑफ। मैंने आपको सेकंड कैरेक्टरिस्टिक फ्लूइड का बताया था कि फ्लूइड इज अ सब्सटेंस विच ऑफर नो रेजिस्टेंस टू चेंज इट्स शेप। मैंने आपको ये भी बताया था कि सपोज अगर कोई लिक्विड है किसी सिलेंडर में रखा हुआ है और अगर उसको आपने स्पेयर में भर दिया तो वो स्पेरिकल शेप ले लेगा, सिलेंडर में रखा है तो सिलेंड्रिकल शेप में, किसी और कंटेनर में रखोगे तो उसी और कंटेनर का शेप ले लेगा। तो क्या होता है कि फ्लूइड शेप चेंज के प्रति कोई रेजिस्टेंस शो नहीं करता। लेकिन मैंने डस्टर का एग्जाम्पल से आपको बताया था कि डस्टर एक रेक्टेंगुलर बॉडी है, अगर इसको मैं शेप चेंज करके स्पेरिकल बॉडी बनाना चाहता हूँ तो मुझे बहुत हाई अमाउंट ऑफ फोर्स या रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा, बहुत हाई अमाउंट ऑफ फोर्स यहाँ पर लगाना पड़ेगा। लेकिन फ्लूइड में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं जनरेट होती, इसलिए आंसर यहां पर आएगा सी। ठीक है, अब आता है यहां पर क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोला हुआ है इन अ स्टैटिक फ्लूइड, दिस इज वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, कई बच्चे इसमें कंफ्यूज होने वाले हैं। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, आपको ये याद रखना है कि इन केस ऑफ स्टैटिक फ्लूइड, स्टैटिक मतलब अगर फ्लूइड रुका हुआ है तो, अगर फ्लूइड रुका हुआ है तो इसका मतलब यह है कि उसके अंदर कोई शियर स्ट्रेस नहीं लग रहा।
क्योंकि अगर फ्लूइड में शियर स्ट्रेस लगता है तो फिर फ्लूइड मूव करने लगता है, फ्लूइड कभी भी स्टेशनरी नहीं रहता। तो जब फ्लूइड स्टैटिक कंडीशन में होगा, चाहे वो एयर हो चाहे वो लिक्विड हो, तो उस केस में शियर स्ट्रेस क्या होगा, जीरो होगा। बट अगर यहाँ पर एक एलिमेंट लें तो यहाँ पर शियर स्ट्रेस जीरो है, बट यहाँ पर प्रेशर तो लग ही रहा है, तो शियर स्ट्रेस जीरो होगा फ्लूइड में, लेकिन नॉर्मल फोर्स जीरो नहीं होंगे। अगर मैं इसका मोहर सर्कल आपको बनाऊं तो सपोज अगर आपने कोई एक स्मॉल एलिमेंट फ्लूइड में लिया, तो स्मॉल एलिमेंट फ्लूइड में लेने पर ऊपर भी प्रेशर पी लगेगा, नीचे भी प्रेशर पी लगेगा, साइड से भी प्रेशर पी लगेगा, सभी जगह से प्रेशर पी लगेगा। तो एक एलिमेंट यहाँ से कट करेंगे तो इस एलिमेंट पर सभी डायरेक्शन में पी प्रेशर ही लग रहा होगा। और अगर इसका मोहर सर्कल आप ड्रॉ करें तो अगर आपने सॉम पढ़ी है तो आप जानते हैं कि मोहर सर्कल से हम किसी भी ट्रांसवर्स एक्सिस पर शियर स्ट्रेस की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मोहर सर्कल कैसे बनता है, एक जो वाई एक्सिस होती है वो शियर स्ट्रेस को दर्शाती है, एक्स एक्सिस नॉर्मल स्ट्रेस को दर्शाती है। तो आप यहाँ पर देखिए कि सभी तरफ पी फोर्स ही लग रहा है, चाहे एक्स एक्सिस हो चाहे वाई एक्सिस हो। तो यहाँ पर ये जो एलिमेंट होगा ये एक पॉइंट से रिप्रेजेंट होगा। अगर ये पॉइंट है तो इस पॉइंट में शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी, जीरो। इसके अंदर केवल और केवल क्या आएगा, नॉर्मल स्ट्रेस आएगा। तो जब आप सॉम पढ़ेंगे तब आप इसको ढंग से समझ जाएंगे कि जब एक मोहर सर्कल एक पॉइंट हो जाता है तो उस केस में केवल और केवल नॉर्मल स्ट्रेस जनरेट होता है, मतलब स्ट्रेस विदाउट शियर स्ट्रेस या स्ट्रेस नॉर्मल स्ट्रेस विदाउट शियर स्ट्रेस इज नोन एज नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस जनरेट होता है या प्रिंसिपल स्ट्रेस जनरेट होता है, लेकिन शियर स्ट्रेस उस केस में जीरो होता है। तो इन अ स्टैटिक फ्लूइड आपको याद रखना है, इन केस ऑफ स्टैटिक फ्लूइड only normal stress can exist, only normal stress can exist। यहाँ पर कई बच्चे गलती कर जाएंगे, फ्लूइड प्रेशर जीरो नहीं होता बेटा। अगर फ्लूइड स्टैटिक भी है, रुका हुआ भी है, तो प्रेशर जीरो नहीं होगा। रेजिस्टेंस टू शियर स्ट्रेस स्मॉल, इसका कोई मतलब नहीं है, रेजिस्टेंस होता ही नहीं है, स्मॉल लार्ज कुछ नहीं करेगा। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। तो इन केस ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हो, द प्रेशर एट अ पॉइंट इन अ फ्लूइड विल नॉट बी सेम इन ऑल डायरेक्शन व्हेन द फ्लूइड इज। अभी बोला कि जब फ्लूइड मूव नहीं कर रहा होगा, जब फ्लूइड मूव नहीं कर रहा होगा तो सभी तरफ प्रेशर क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। लेकिन अगर फ्लूइड मूव करने लग जाए, जैसे कि अगर एयर मूव कर रही है, इसका मतलब एक तरफ प्रेशर ज़्यादा एक तरफ प्रेशर कम है, तभी तो एयर मूव कर रही है। तो जब फ्लूइड मूव करने लगेगा तब प्रेशर सेम नहीं रहेंगे। तो द प्रेशर एट अ पॉइंट इन अ फ्लूइड विल नॉट बी सेम इन ऑल डायरेक्शन व्हेन द फ्लूइड इज मूविंग, एंड व्हेन द फ्लूइड इज मूविंग देन मोहर सर्कल विल नॉट बी अ पॉइंट, इट विल बी अ सर्कल। और जब ये सर्कल होगा तो ट्रांसवर्स एक्सिस पे शियर स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा, और अगर शियर स्ट्रेस डेवलप हो गया तो फिर क्या होगा, फ्लूइड मूव करने लगेगा। और विदाउट शियर स्ट्रेस डेवलपमेंट के फ्लूइड मूव नहीं करता। इसलिए आंसर यहां पर क्या बनेगा, द प्रेशर एट अ पॉइंट इन अ फ्लूइड विल नॉट बी सेम इन ऑल डायरेक्शन व्हेन द फ्लूइड इज मूविंग। अगर किसी बुक में ये क्वेश्चंस के आंसर गलत दे रखे हैं तो आप इसको सही कर सकते हैं। मैं पूरी तरह से आपको क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन कई बार एसएससी एग्जाम में, लोकल एग्जाम में बहुत बार आया है, डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। मैंने आपको बताया था कि वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम होती है। और माय डियर फ्रेंड, आपको याद रखनी चाहिए वैल्यू कितनी होती है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये वाटर की डेंसिटी होती है 4 डिग्री सेल्सियस, विच इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाटर डेंसिटी। एग्जैक्टली 1000 नहीं होती, समथिंग 999 होती है, लेकिन हम उसको 1000 अज्यूम करके चलते हैं। बट तो कई बार आपसे पूछेगा कि कौन से टेम्परेचर पर वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। ओके, और कितनी होती है, दैट इज 1000 किलोग्राम पर। क्वेश्चन नंबर 6। तो इन द क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन ये है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, द वैल्यू ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ अ फ्लूइड इज रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन। तो सोचिए क्या होगा आंसर। देखिए, सबसे पहले आपको ये जानने के लिए पहले ये जानना होगा कि जो साउंड की वेलोसिटी है वो हम बल्क मॉडुलस से देते हैं, जिसको हम प्रेशर वेव की वेलोसिटी भी कहते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है √k/ρ। और k यहाँ पर क्या है, बल्क मॉडुलस, और ρ क्या है, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। तो आपने देखा होगा कि अगर कोई आदमी वाटर के अंदर बोलता है तो उसकी वेलोसिटी या साउंड कम आता है। क्यों कम आता है या धीरे आएगा? उसका रीज़न है कि अगर डेंसिटी वाटर की ज़्यादा है तो साउंड की वेलोसिटी वाटर के अंदर कम हो जाएगी। इसी तरह से अगर एयर की डेंसिटी कम है तो साउंड की वेलोसिटी वहाँ पर ज़्यादा हो जाती है। ओके, तो जहाँ पर साउंड की वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड या मीडियम की डेंसिटी पे डिपेंड करती है। तो √k/ρ इज द रेशियो ऑफ साउंड वेलोसिटी। इसी को हम बोलते हैं साउंड वेलोसिटी, साउंड वेलोसिटी।
और अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो सबको पता है मैक नंबर क्या होता है। मैक नंबर इज अ रेशियो ऑफ एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड अपॉन साउंड वेलोसिटी। एक्चुअल वेलोसिटी अपॉन फ्लूइड अपॉन साउंड वेलोसिटी का जो रेशियो होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैक नंबर। और साउंड वेलोसिटी कैसे लिख रहे हैं, के बाई रो से लिख रहे हैं। तो जब के बाई रो से लिख रहे हैं इसका मतलब मैक नंबर के फॉर्मूले में कहीं ना कहीं क्या आ रहा है, बल्क मॉडुलस आ रहा है, इसीलिए आंसर क्या आएगा, मैक नंबर। बाकी किसी भी नंबर में बल्क मॉडुलस नहीं आता। तो द वैल्यू ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ फ्लूइड इज रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन दैट इज मैक नंबर। मैक नंबर में जो बल्क मॉडुलस है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसी तरह साउंड की वेलोसिटी का फॉर्मूला एक और होता है, वो भी देख लीजिए, दैट इज इक्वल टू गामा आर टी। अब ये कहाँ से आता है, देखिए भैया फॉर्मूला सी का क्या है, साउंड वेलोसिटी का सी का है भैया रूट ऑफ के बाई रो, के इज अ बल्क मॉडुलस। ये जो साउंड की वेलोसिटी का फॉर्मूला दिया गया, ये दिया गया एयर के लिए। अब जब एयर के अंदर हम बहुत तेज़ी से बोलते हैं तो हमारी जो साउंड वेव है बहुत तेज़ी से मूव करती है, और जब बहुत तेज़ी से मूव करती है तो इतनी हाई स्पीड होती है कि साउंड वेव से हम कोई एनर्जी लॉस नहीं मानते, या हम नहीं मानते कि कोई हीट लॉस हो रही है। और अगर कोई हीट लॉस नहीं हो रही है तो ये प्रोसेस क्या होगा, एडियाबैटिक प्रोसेस होगा। और एडियाबैटिक प्रोसेस का माय डियर फ्रेंड अगर आपको याद हो तो बल्क मॉडुलस क्या लिखा था आपने, गामा इंटू पी। तो इस फॉर्मूले में अगर मैं लिखूंगा रूट ऑफ गामा इंटू पी बाई रो, ओके। और गैस इक्वेशन माय डियर फ्रेंड अगर आपको याद होगा पी वी इक्वल टू एम आर टी होता है। एम में वॉल्यूम को अपॉन कर दोगे तो क्या हो जाएगा, पी इक्वल टू रो आर टी। तो पी बाई रो को हम क्या लिख सकते हैं, आर टी। तो फॉर्मूला क्या हो गया, गामा आर टी। तो गामा आर टी इज अ फॉर्मूला ऑफ साउंड वेलोसिटी, अंडरस्टैंड। तो आपसे अगर कोई पूछे व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ साउंड वेलोसिटी तो दोनों लिख सकते हैं, रूट ऑफ के बाई रो और गामा आर टी बोथ आर अ फॉर्मूला ऑफ साउंड वेलोसिटी। इसीलिए पहले का आंसर क्या है, मैक नंबर। मैक नंबर में साउंड वेलोसिटी यूज होती है और साउंड वेलोसिटी बल्क मॉडुलस ऑफ द फ्लूइड से निकाली जाती है, दैट इज द आंसर। Now come to the next question, bulk modulus of a fluid as the pressure increase। देखिए साफ है, जैसे जैसे आप प्रेशर इंक्रीज करते हो बल्क मॉडुलस बढ़ता जाता है। मैंने कल आपको एक टायर का, या अभी लेक्चर में हमने आपको बोला था कि जब टायर में हवा भरते हैं और हवा हाई प्रेशर में भरी जाती है तो टायर इतना सॉलिड जैसा बिहेव करने लग जाता है, क्योंकि बल्क मॉडुलस का जो फॉर्मूला है के वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड है, प्रेशर पे। जब हमने एयर के लिए बल्क मॉडुलस निकाला तो याद होगा आपको कि के इक्वल टू किसके बराबर आया था, पी फॉर आइसोथर्मल बल्क मोड, एडियाबैटिक के लिए गामा पी और पॉलीट्रॉपिक के लिए एन पी। बट तीनों ही केस में के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी। तो जितना ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज करते हो बल्क मॉडुलस उतना ही ज़्यादा बढ़ जाता है। और यही रीज़न है कि जब टायर के अंदर हाई प्रेशर पे हवा भरी जाती है तो टायर ऐसा हो जाता है जैसे सॉलिड, और कई टन का जो ट्रक है उसके वेट को भी वो उठा लेता है, अंडरस्टैंड। बहुत अच्छा सॉलिड जैसे बिहेव करता है, क्योंकि हाई प्रेशर पर बल्क मॉडुलस इतना ज़्यादा हो जाता है कि एयर ही एक रिजिड बॉडी की तरह बिहेव करने लगती है, दैट इज द आंसर। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पर, आप खुद बताइए। इट रिमेन कांस्टेंट, नो इंक्रीज, नो इट इंक्रीज। अगर यहाँ पर क्वेश्चन में ये होता लिक्विड तो आंसर आप लिख सकते थे रिमेन सेम, क्योंकि लिक्विड के लिए बल्क मॉडुलस ऑलमोस्ट क्या होता है, बहुत इन्फिनिटी होता है। इसलिए क्या होता है कि प्रेशर के साथ, या फिर लिक्विड इनकम्प्रेसिबल होते हैं तो हम बोल सकते हैं कि लिक्विड में प्रेशर के साथ बल्क मॉडुलस में ज़्यादा चेंज नहीं आता तो है, उसमें भी इंक्रीज होता है, बट दे आर इनकम्प्रेसिबल, तो हम बोल सकते हैं रिमेन कांस्टेंट। तो वहाँ पर आंसर ये सही हो सकता था, बट अगर फ्लूइड बोला हुआ तो इसमें गैस भी है, इसलिए आंसर ये सी ही यहाँ पर करेक्ट है। उसके बाद अभी मैंने बोला जस्ट कि साउंड वेलोसिटी, या फिर हम सेलेरिटी ऑफ प्रेशर वेव भी बोलते हैं, साउंड वेलोसिटी को हम सेलेरिटी ऑफ प्रेशर वेव भी बोलते हैं। ये याद रखिएगा, अगर ये टर्म आ जाता है सेलेरिटी, इसका मतलब वेलोसिटी की बात कर रहा है। तो सेलेरिटी और वेलोसिटी ऑफ अ प्रेशर वेव इन अ फ्लूइड इज गिवन बाय, अभी फॉर्मूला लिखा रूट के बाई रो, तो आंसर इज बी, रूट के बाई रो। उसके बाद सिविल 2013 के अंदर, सिविल 2013 में एसएससी जेईई में एक क्वेश्चन आ चुका है, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। आप देख सकते हैं बल्क मॉडुलस ऑफ फ्लूइड इज अ रेशियो ऑफ, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड। बल्क मॉडुलस ऑफ द फ्लूइड इज अ रेशियो ऑफ
इंक्रीज इन प्रेशर टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, मैंने बोला था dp फॉर्मूला क्या है हमारे पास, k का फॉर्मूला है सर दैट इज dp अपॉन dv बाई v, नेगेटिव में दैट इज द फॉर्मूला ऑफ बल्क मॉडुलस। तो ये यहाँ पर आंसर क्या आएगा, डायरेक्टली सी आएगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन बन रहा है। इसके अलावा आपसे गैस के लिए भी पूछ सकता है, आपसे पूछा गया कि मान लीजिए आइडियल गैस का प्रेशर P है, बताइए आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस क्या होगा, तो जो P होगा वही आपका बल्क मॉडुलस हो जाएगा। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि फ्लूइड प्रॉपर्टी में क्वेश्चन कहां से पूछ सकता है, डेंसिटी से। क्या बताइए डेंसिटी जो है मास पे डिपेंड करती है या वॉल्यूम पे डिपेंड करती है? नो सर, ना तो डेंसिटी मास पे डिपेंड करती है ना ही वॉल्यूम पे डिपेंड करती है। बताइए डेंसिटी एब्सोल्यूट क्वांटिटी है? यस सर, डेंसिटी इज एब्सोल्यूट क्वांटिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट क्वांटिटी? दैट मींस द क्वांटिटी व्हिच डज नॉट डिपेंड ऑन द पोजीशन और स्पेस। स्पेस वाइज जिन क्वांटिटी में चेंज नहीं होता, दैट क्वांटिटी इज नोन एज एब्सोल्यूट क्वांटिटी, एंड दैट्स व्हाई डेंसिटी इज एब्सोल्यूट क्वांटिटी, एंड दैट्स व्हाई द डेंसिटी एट द मून एंड डेंसिटी एट द अर्थ विल बी सेम ऑन द अर्थ एंड ऑन द मून विल बी सेम फॉर अ सेम मास. So the thing is for a same substance. So the thing is this is the question. Okay, ये वाले सेक्शन में थोड़ा कम क्वेश्चन हमने बनाया क्योंकि ये डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो ज़्यादा वेरिएशन, बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल वेरिएशन नहीं है। जितना कंसेप्चुअल वेरिएशन इस टॉपिक में हो सकता है उतना मैंने सारा इसमें करा दिया है। उसके बाद छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको खुद सोचने के क्या बन सकते हैं, और अगर आप सोच लीजिए तो उसका आंसर मुझसे पूछिए ऑन द व्हाट्सएप। ठीक है, व्हाट्सअप नंबर मैंने आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। ओके, तो आपको समझ में आ गया, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, और ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी। सेकंड लेक्चर हम कल बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच।